नमस्कार दोस्तों, फिटनेस की दुनिया में अक्सर एडवाइस मिलती है कि अगर फैट लॉस पर फोकस करना है तो कटिंग करो और मसल गेन पर फोकस करना है तो बल्किंग करो। ये सुनकर पहला सवाल मन में उठता है कि यार ये कटिंग अलग करने की बजाय और बल्किंग अलग करने की बजाय दोनों काम साथ में नहीं हो सकते क्या, कि फैट लॉस करते करते हम मसल गेन भी कर पाएं? बिल्कुल हो सकते हैं और इसे कहा जाता है दोस्तों बॉडी रिकॉम्पोजिशन। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बॉडी रिकॉम्पोजिशन सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, पर आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, चांसेस आर कि आप में से 80% लोगों के लिए बॉडी रिकॉम्पोजिशन पॉसिबल है। बचे हुए 20% लोगों के लिए इस प्रोसेस का एक बड़ा ड्रॉबैक है और इन केसेस में बेस्ट रहता है कि आप सिंगल माइंडेडली केवल कटिंग या बल्किंग पर ही फोकस करें, बॉडी रिकॉम्पोजिशन पर नहीं। तो क्या डाइट रखनी चाहिए आपको और क्या ट्रेनिंग रखनी चाहिए फैट लॉस और मसल गेन साथ में करने के लिए, और क्या है वो एक बड़ा ड्रॉबैक बॉडी रिकॉम्पोजिशन प्रोसेस का? सभी बातें जानने के लिए देखते रहिए वीडियो गाइस एंड तक। Building muscle and burning fat at the same time. How many people are willing to put the work in to achieve this? Certain chemicals need to be present, certain processes need to happen, or else a tissue simply won't change itself. But if those processes and events do happen... दोस्तों, इससे पहले कि हम समझे बॉडी रिकॉम्पोजिशन कैसे करना है, पहले समझ लेते हैं कि बॉडी कॉम्पोजिशन क्या है। बॉडी कॉम्पोजिशन का सीधा सीधा मतलब है दोस्तों कि आपका जो टोटल बॉडी मास है वो किन किन चीज़ों से कंपोज्ड है। मोटे मोटे तौर पर दो चीज़ों से, पहला आपका टोटल फैट मास और दूसरा आपका टोटल लीन मास। यानी फैट के अलावा बॉडी में जो बाकी सब चीज़ें हैं, बोन्स, वाटर, ब्लड, ऑर्गन्स और आपका मसल। तो बॉडी रिकॉम्पोजिशन का मतलब है आपके बॉडी कॉम्पोजिशन को पॉजिटिवली मॉडिफाई करना। पॉजिटिवली कैसे मॉडिफाई करेंगे? या तो नेट फैट मास को कम करके या फिर नेट लीन मास को बढ़ा के। अब लीन मास में आपका ऑर्गन्स और बोन्स का वेट एक एज के बाद बढ़ना बंद हो जाता है, तो केवल यहाँ पे मसल मास को बढ़ा के ही आप अपना लीन मास बढ़ा सकते हैं। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से कोई भी चीज़ जो आपका फैट बॉडी में कम करे या फिर आपके मसल बॉडी में इंक्रीज करें, वो आपका बॉडी रिकॉम्पोजिशन कहलाया जाएगा। यानी अगर आप केवल कटिंग कर रहे हैं, केवल फैट लॉस पे फोकस कर रहे हैं या केवल बल्किंग कर रहे हैं, वो भी एक तरह से बॉडी रिकॉम्पोजिशन ही है। पर फिटनेस इंडस्ट्री में जब भी बॉडी रिकॉम्पोजिशन इस वर्ड का यूज होता है, यहाँ मतलब होता है फैट लॉस और मसल गेन साथ में होना। तो मसल गेन से शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि अगर मसल गेन करनी है तो बॉडी को एक्सटर्नल स्टिमुलस हमें देना होगा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के फॉर्म में। कंसिस्टेंटली ट्रेन हार्ड करना होगा जिम में, और इसके साथ डाइट में रखना होगा कैलोरी सरप्लस, क्योंकि बॉडी को आपकी मसल ग्रोथ और रिपेयर करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है। और हमने ये भी समझा था कि जब जब आप कैलोरी सरप्लस में खाओगे तो उसका कुछ पार्ट आपकी बॉडी फैट में भी स्टोर करेगी। ऐसा नहीं होगा कि सारा का सारा मसल में स्टोर होगा। पर यहाँ बॉडी रिकॉम्पोजिशन में तो हमें फैट लॉस भी करना है, तो हम सरप्लस में नहीं खा सकते। यानी बॉडी रिकॉम्पोजिशन करने के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट में ही रहना पड़ेगा, तभी फैट लॉस होगा। डेफिसिट में या मेंटेनेंस के करीब। पर फिर अगला सवाल ये बनता है कि अगर डेफिसिट में खाएंगे तो फिर मसल गेन कैसे होगा? यहाँ दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए आप सालों से जॉब कर रहे हैं, अपनी सेविंग्स धीरे धीरे एक फिक्स डिपॉजिट में जमा कर रहे हैं, ताकि जरूरत पड़ने पे आप वो फिक्स डिपॉजिट को तोड़ सकें और अपनी सेविंग्स इस्तेमाल कर सकें अपनी नीड्स पूरी करने के लिए। कुछ ऐसा ही काम हो रहा है बॉडी रिकॉम्पोजिशन में भी। बॉडी का एनर्जी बैलेंस आपने डेफिसिट या मेंटेनेंस के करीब रखा है, लेकिन मसल गेन के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए उसके लिए बॉडी यूज करेगी अपना फिक्स्ड डिपॉजिट। बॉडी में एनर्जी का फिक्स्ड डिपॉजिट है आपका स्टोर्ड बॉडी फैट। सो बॉडी रिकॉम्पोजिशन में आपका स्टोर्ड बॉडी फैट यूज किया जाता है एज एनर्जी फ्यूल फॉर द मसल गेन प्रोसेस। बॉडी को आप लगातार एक्सटर्नल स्टिमुलस देते रहते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की फॉर्म में मसल ग्रोथ कराने के लिए। कैलोरी इंटेक आप डेफिसिट या मेंटेनेंस पे रखते हैं और बॉडी अपने फैट सोर्सेज को यूज करती रहती है उस मसल ग्रोथ प्रोसेस को फ्यूल करने के लिए। यानी आपका फैट कम होता रहता है और मसल मास बढ़ता रहता है। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, बस अपने मेंटेनेंस के करीब या थोड़ा डेफिसिट में खाएं और आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होती जाएगी, फैट कम होता जाएगा, मसल बढ़ती जाएगी। कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट लग रहा है सुनने में। अगर ऐसा होता तो सबको यही कर रहे होते। यहाँ एक छोटा सा कैच है, जैसा मैंने शुरू में कहा था, बॉडी रिकॉम्पोजिशन सबके लिए काम नहीं करता। तो चलिए जानते हैं किन लोगों में ये बॉडी रिकॉम्पोजिशन का प्रोसेस काम कर सकता है इस तरह। देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपके लिए बॉडी रिकॉम्पोजिशन पॉसिबल है। और अगर आपके लिए बॉडी रिकॉम्पोजिशन पॉसिबल है तो एक बात पक्की है कि आपको अपना टाइम और एफर्ट कहीं और स्पेंड नहीं करना चाहिए। यही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। इसके अलावा कुछ भी करना फुलिश वेस्ट ऑफ टाइम और एनर्जी होगा जिम में।
आखिर कौन नहीं चाहता कि वो फैट लॉस और मसल गेन साथ में कर पाए और 3 से 6 महीने में एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन कर पाए जिम में। दोस्तों, जितनी भी स्टडीज़ और रिसर्च हमारे पास अवेलेबल है एक्सरसाइज साइंस में, साथ के साथ अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं, आई हैव कोच्ड 1500 प्लस पीपल, या इंटरनेट पे किसी भी रेप्यूटेड फिटनेस कोच की अगर आप सुने तो आप देखेंगे कि ये बॉडी रिकॉम्पोजिशन का प्रोसेस केवल उन लोगों में पॉसिबल है जिनकी बॉडी एक तरह से भूखी होती है मसल गेन करने के लिए, डेस्परेट होती है मसल गेन करने के लिए, इतनी डेस्परेट कि वो कैलोरी डेफिसिट में भी मसल गेन कर लेगी। और इस कैटेगरी में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले बिगनर्स, यानी वो लोग जिनके पास कोई भी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस नहीं है, एकदम नए हैं जिम के लिए। यहाँ सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है रैपिड मसल ग्रोथ का, क्योंकि बॉडी एकदम डेस्परेट है कि यार मसल गेन करनी है मुझे, अभी मैं बहुत दूर हूँ अपने जेनेटिक पोटेंशियल से। और सभी बिगनर्स एक नॉविस गेन पीरियड के थ्रू जाते हैं जहाँ उनके मसल्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं टू कंसिस्टेंट ट्रेनिंग स्टिमुलस। मतलब आप जिम में लगभग कुछ भी कर लो, एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग हार्ड इन द जिम, योर मसल्स विल ग्रो, दे विल ग्रो इन साइज एंड स्ट्रेंथ बोथ। बेसिकली आप इस कैटेगरी में फॉल करेंगे अगर आप कभी भी सीरियसली 1 से 1.5 साल तक जिम में ट्रेनिंग नहीं की है लाइफ में। चांसेस आर कि आप आउट ऑफ शेप हैं और आप एक बिगिनर हैं, एंड देयर इज़ नो शेम इन दैट। हम सब वहीं शुरू करते हैं, आउट ऑफ शेप एंड बिगिनर, दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एवरीवन। अब अगर आप एक आउट ऑफ शेप बिगिनर हैं तो फर्दर यहाँ पे 2 कैटेगरीज बनती हैं, या तो आप स्किनी फैट हैं या फिर आप फैट हैं, ओवरवेट या ओबीस। सबसे पहले बात करते हैं ओवरवेट केस के बारे में। ये बेस्ट कैटेगरी है दोस्तों बॉडी रिकॉम्पोजिशन करने के लिए। जितना अच्छा बॉडी रिकॉम्पोजिशन रिजल्ट आपको इस कैटेगरी में मिलेगा उतना कहीं और नहीं मिलेगा। यानी बॉडी फैट आपका 25% से ज़्यादा हो एज अ मैन और 32% से ज़्यादा हो एज अ वुमेन। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉडी के पास इतना ज़्यादा फैट स्टोरेज है कि अगर आप बहुत बड़ा कैलोरी डेफिसिट भी रखते हो तब भी बॉडी अपना मसल गेन प्रोसेस खुद के फैट स्टोरेज से फ्यूल कर पाएगी। ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट रखना यानी कि फास्ट पेस पे फैट लॉस भी होना, यानी इस कैटेगरी में आप फास्ट स्पीड पे फैट लॉस करते करते रीजनेबल पेस पे मसल गेन कर पाओगे। ऐसा और किसी कैटेगरी में नहीं होता। इनफैक्ट एक स्टडी की गई थी इन द ईयर 2000। स्टडी में लिए गए थे कुछ अनट्रेंड बिगिनर्स जिनका बॉडी फैट परसेंटेज था 26 से 27%, और इन सभी लोगों को 3 महीने के लिए एक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम पे रखा गया विथ 20% कैलोरी डेफिसिट एंड अ हाई प्रोटीन डाइट। और 3 महीने के एंड पे देखा गया कि इन सब ने ऑन एन एवरेज 4 to 7 किलोज फैट लॉस किया था और साथ में 2 to 4 किलोज लीन मसल मास गेन किया था। चलिए बात करते हैं अगली कैटेगरी की, स्किनी फैट। बिगिनर्स में ये सबसे कॉमन कैटेगरी है मेरे हिसाब से। इनफैक्ट मैंने भी अपनी फिटनेस जर्नी स्किनी फैट कैटेगरी में ही शुरू की थी एज अ बिगिनर। इसमें यूजुअली फॉल करते हैं वो बिगिनर्स जिनका बॉडी फैट परसेंटेज है कहीं 15 से 25% एज मेन, 25 to 32% एज अ वुमेन। स्किनी फैट जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कपड़ों में आप स्किनी लगते हैं इस कैटेगरी में क्योंकि आप कभी जिम जाके कंसिस्टेंट ट्रेनिंग नहीं किए तो मसल मास बिल्ड नहीं हुआ। साथ के साथ क्योंकि आपने कभी फिटनेस और डाइट पर ध्यान नहीं दिया तो बॉडी में फैट भी डिपॉजिटेड है, आपकी बेली है, लव हैंडल्स है, चेस्ट फैट है, और ऐसे में बिना कपड़ों के आप आउट ऑफ शेप लगते हैं। तो इस कैटेगरी में सबसे बड़ी दुविधा लोगों को होती है कि यार बल्क भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बल्क किया तो साथ में थोड़ा फैट भी गेन होगा, और फैट गेन होगा तो आउट ऑफ शेप से और ज़्यादा आउट ऑफ शेप की तरफ चले जाएंगे, ओवरवेट कैटेगरी में चले जाएंगे। एट द सेम टाइम बहुत तेज़ स्पीड पे फैट लॉस भी नहीं कर सकते हैं, एग्रेसिव कट नहीं कर सकते हैं ओवरवेट कैटेगरी वाले लोगों की तरह, क्योंकि अगर यहाँ पे एग्रेसिव कट किया तो आप स्किनी फैट से सीधा स्किनी ही हो जाएंगे। तो ऐसे में बेस्ट सोल्यूशन होगा बॉडी रिकॉम्पोजिशन, कि आप धीरे धीरे फैट लॉस करें और साथ में मसल गेन होगी, क्योंकि आप एक बिगिनर हैं और आपके पास डिसेंट अमाउंट ऑफ फैट भी है, तो सरप्लस में रहना ज़रूरी नहीं है मसल गेन करने के लिए। पर एट द सेम टाइम फैट लॉस भी आपको एक मॉडरेट स्पीड पे ही करना है, अग्रेसिव स्पीड पे नहीं तो मसल गेन नहीं होगा। और एक बार जब आप 15% बॉडी फैट के नीचे आ जाएं, वो 10 to 15% वाली आइडियल रेंज में विथ डिसेंट मसल मास, तो आपने एक फाउंडेशन बना लिया है लीन बल्किंग करने का। वहाँ से आप एक लीन बल्किंग फेज चला सकते हैं लंबे समय के लिए फॉर 1 to 1.5 ईयर्स। अच्छा, ये तो हुई आपकी पहली कैटेगरी जहां बॉडी रिकॉम्पोजिशन पॉसिबल है। हमने अभी बात की बिगिनर्स की। एज अ बिगिनर या तो आप स्किनी फैट हो सकते हैं या फैट और ओवरवेट कैटेगरी में हो सकते हैं। दोनों ही केसेस में आपकी बॉडी डेस्परेट होगी मसल गेन करने के लिए। बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की जहां पे आपका बॉडी रिकॉम्पोजिशन पॉसिबल है, डीट्रेन्ड इंडिविजुअल्स। अगर आप बिगिनर कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं, इंटरमीडिएट या एडवांस कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी आप अपने पहले 5 से 7 किलो मसल पुट ऑन कर चुके हैं बॉडी पे, यू हैव 1.5 to 2 years ऑफ सीरियस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस अंडर योर बेल्ट। पर हो सकता है उसके बाद आपकी लाइफ में एक लंबा ब्रेक आ गया हो,
कारण कुछ भी हो सकता है, इंजरी, या फिर हो सकता है आपने मोटिवेशन कहीं ना कहीं बीच में खो दिया हो, लाइफ हैपेंड और आप आउट ऑफ ट्रैक चले गए हो कुछ टाइम तक। ऐसे में जाहिर सी बात है कि आपका मसल लॉस हुआ होगा। पर अच्छी खबर यहाँ ये है, एज सून एज यू आर बैक टू ट्रैक, आप वो लॉस्ट मसल बहुत जल्दी गेन कर सकते हैं। दोस्तों, मसल टिश्यू को स्क्रैच से बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, पर किसी लंबे ब्रेक के कारण आपका मसल लॉस हुआ है तो वो लॉस्ट मसल को गेन करना बड़ा फास्ट होता है। इसका रीज़न ये होता है कि हमारे पास होती है मसल मेमोरी। एक बार आपने मसल बना ली तो आपके मायोन्यूक्लियाई जो बनते हैं वो हमेशा रहते हैं। मसल लॉस में आपकी मसल की एट्रोफी होती है लेकिन मायोन्यूक्लियाई कम नहीं होते, और इसलिए इस केस में भी जब आप जिम में वापस लौटेंगे तो आपकी बॉडी डेस्परेट होगी उस लॉस्ट मसल को फटाफट रिस्टोर करने के लिए। और अगर आप ब्रेक पे थे तो आपने कुछ फैट भी गेन कर लिया होगा, यानी कि जब आप वापस लौटेंगे जिम में, बेस्ट रहेगा कि आप कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करें ताकि फैट लॉस करते करते आप साथ में मसल गेन भी कर पाएं। तो ये तो दोस्तों हमने बात कर ली किन लोगों में बॉडी रिकॉम्पोजिशन पॉसिबल है। बेसिकली बस बिगिनर्स में पॉसिबल है और डी ट्रेन्ड लिफ्टर्स में पॉसिबल है। इन दोनों ही केसेस में आपकी बॉडी डेस्परेट होती है मसल गेन करने के लिए। तीसरी कैटेगरी यहाँ दोस्तों बनती है कैजुअल ट्रेनीज की। ये वो बिगिनर्स हैं जो खुद को बिगिनर्स समझते नहीं हैं पर हैं वो बिगिनर्स ही। और ये कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि बिगिनर शब्द से हम समझते हैं समवन विथ लेस देन 1 to 1.5 ईयर्स ऑफ सीरियस ट्रेनिंग। सीरियस ट्रेनिंग ये कीवर्ड है। कई लोग जिम जा रहे होते हैं 3-4 साल से, तो वो सोचते हैं कि वो बिगिनर कैटेगरी में फॉल नहीं करते, पर 3-4 साल से उन्होंने कभी भी सीरियस ट्रेनिंग नहीं की है। सीरियस यानी कि आप कंसिस्टेंटली जिम जा रहे हैं, ऑन ऑफ नहीं हो रहा है कि बीच में 1 महीना ऑफ हो गया, फिर 2 महीना ऑन हो गया, फिर 3 महीने आपका मोटिवेशन कम हो गया, फिर न्यू ईयर पे शुरू कर लिया। दिस इज़ नॉट सीरियस ट्रेनिंग। ये कैजुअल ट्रेनिंग वाली कैटेगरी में कई सारे लोग फॉल करते हैं। आप ट्रेनिंग भले कर रहे हैं 3 साल से, लेकिन आपकी बॉडी में कभी ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, आपने कोई सिग्निफिकेंट मसल गेन नहीं की है। कारण कुछ भी हो सकता है, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, इनसफिशिएंट ट्रेनिंग एफर्ट और पुअर न्यूट्रिशन। और ऐसे में भी आपकी बॉडी डेस्परेट होगी मसल गेन करने के लिए। उसको बस राइट इनपुट्स नहीं मिल पाए अब तक। आपकी ट्रेनिंग एज बिगनर कैटेगरी में ही फॉल करेगी। चाहे आपकी असली एज 30 हो, 40 हो, 50 हो, उसका आपकी ट्रेनिंग एज से कोई लेना देना नहीं है। अब एक बार नजर डालते हैं किन लोगों में बॉडी रिकॉम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है या फिर एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो ये भी अब आप इंट्यूटिवली समझ पा रहे होंगे कि जो लोग ऑलरेडी डिसेंट मसल मास पुट कर चुके हैं उनके लिए बॉडी रिकॉम्पोजिशन पॉसिबल नहीं होगा। और इसका रीजन ये है दोस्तों कि जैसे जैसे आप मसल पुट ऑन करते हैं बॉडी पे, वैसे वैसे आप अपने जेनेटिक पोटेंशियल के करीब जाने लगते हैं। और जैसे जैसे आप अपने जेनेटिक पोटेंशियल के करीब जाने लगते हैं, जिस फास्ट स्पीड से आपकी बॉडी एज अ बिगिनर मसल गेन कर सकती है, वो रेट एक्सपोनेंशियली कम होते जाता है हर साल। क्योंकि एज अ नेचुरल लिफ्टर एक लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा आप मसल गेन नहीं कर सकते हो, तो सेम स्पीड पे नहीं चल सकता काम। अगर आप एक इंटरमीडिएट लिफ्टर हैं, वो लोग जिन्हें कम से कम 2 से 5 साल हो गए हैं सीरियस ट्रेनिंग करते हुए, और एडवांस लिफ्टर्स वो लोग जो 5 से 10 साल से लगातार कंसिस्टेंट ट्रेनिंग कर रहे हैं, इन दोनों ही केसेस में बॉडी रिकॉम्पोजिशन एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। इंटरमीडिएट कैटेगरी में फिर भी कुछ एक्सटेंट तक शायद आप बॉडी रिकॉम्पोजिशन कर पाएं, मतलब थोड़ा मसल गेन कर पाएं डेफिसिट में भी, पर वो रेट बहुत ही स्लो होगा क्योंकि आपकी बॉडी इतना डेस्परेट है ही नहीं मसल गेन करने के लिए। आपको मसल अगर एक रीजनेबल और फास्टेस्ट स्पीड पे गेन करनी है तो आपको कैलोरी सरप्लस रखना होगा। एज एन एडवांस लिफ्टर आप अपने जेनेटिक पोटेंशियल के काफ़ी करीब पहुंच चुके होते हैं, और यहाँ कैलोरी सरप्लस में भी मसल गेन करना बहुत मुश्किल होता है। साल की अगर 1 किलो मसल आप गेन कर लें अपने 10th ईयर ऑफ लिफ्टिंग में, वो एक अचीवमेंट होता है और उसके लिए बहुत मशक्कत करनी होती है। तो डेफिसिट में तो देयर इज़ नो चांस। प्रीटी श्योर कि जो भी लोग आप में से इंटरमीडिएट एडवांस्ड कैटेगरी में फॉल करते हैं वो ये बात ऑलरेडी समझते हैं। इंटरमीडिएट और एडवांस कैटेगरी में बॉडी रिकॉम्पोजिशन करना बड़ा ही इनएफिशिएंट वेस्ट ऑफ टाइम होगा। बेस्ट होगा यहाँ पे कि आप सिंगल माइंडेडली केवल कटिंग पे फोकस करें अगर फैट लॉस फोकस है आपका, और केवल लीन बल्किंग पे फोकस करें अगर मसल गेन फोकस है आपका। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा केस मिस हो गया, मेंशन करता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। वो लोग जो बिगिनर्स हैं और एक लीन फिजिक में फॉल करते हैं, ना ही स्किनी फैट ना ही फैट, यानी कि 10 से 15% के बीच में आपका बॉडी फैट है। कुछ रेयर लोग होते हैं जो 10 to 15% कैटेगरी में फॉल करते हैं एज बिगिनर, यानी ना ही आपके पास ज़्यादा मसल है ना ही आपके पास ज़्यादा फैट है, आप स्किनी कैटेगरी में हैं। इस केस में भी आपको बॉडी रिकॉम्पोजिशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर आप डेफिसिट लगाएंगे तो आपका बॉडी फैट अनहेल्दी लेवल्स में चले जाएगा, और अगर यहाँ आप मेंटेनेंस के करीब खाएंगे तो बॉडी आपकी कोई सिग्निफिकेंट मसल गेन नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास इतना फैट ही नहीं है कि वो अपना मसल गेन प्रोसेस फ्यूल कर पाए। तो बॉडी रिकॉम्पोजिशन के चक्कर में आप सेम जगह पे खड़े रहेंगे। बेस्ट होगा आपके लिए कि आप फटाफट लीन बल्किंग मोड में जाएं। और कॉमन सेंस से भी लग रहा है ना, अगर आप स्किनी हैं तो आपका सिंपल सा गोल होना चाहिए मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ
मसल गेन करना। आपको रिकॉम्प या कटिंग पे बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और फटाफट लीन बल्किंग मोड में चले जाना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब तक ये क्लियर हो गया है कि किन लोगों के लिए बॉडी रिकॉम्पोजिशन पॉसिबल है। अब अगर आपके लिए बॉडी रिकॉम्पोजिशन पॉसिबल है तो चलिए बात करते हैं 4 स्टेप चेकलिस्ट की, जो आपको फॉलो करनी है अपनी डाइट, ट्रेनिंग और लाइफस्टाइल में बॉडी रिकॉम्पोजिशन के लिए। पहला, आपका कैलोरी बैलेंस। जैसा हम समझ चुके हैं, बॉडी रिकॉम्पोजिशन में हमें फैट लॉस करना है, यानी कि मेंटेनेंस कैलोरी के तो नीचे ही खाना होगा। जितना करीब आप खाएंगे अपनी मेंटेनेंस कैलोरी के, यानी जितना कम होगा आपका कैलोरी डेफिसिट, उतना ज़्यादा आपका बॉडी रिकॉम्पोजिशन मसल गेन को फेवर करेगा। वहीं जितना ज़्यादा आप कैलोरी डेफिसिट रखेंगे उतना ज़्यादा आपका बॉडी रिकॉम्पोजिशन फैट लॉस को फेवर करेगा, उतना ज़्यादा तेज़ स्पीड पे फैट लॉस होगा। तो फिर कितना कैलोरी डेफिसिट रखना चाहिए आपको, ये डिपेंड करता है दोस्तों आपके करंट बॉडी फैट परसेंटेज पे। जितना ज़्यादा आपके पास बॉडी फैट है उतना ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट आप रख सकते हो मसल गेन करते हुए। तो जो लोग स्किनी फैट कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी कि 15 to 25%, आप अपना कैलोरी डेफिसिट 20% के करीब रख सकते हैं। जितना ज़्यादा 15% के करीब बॉडी फैट जा रहा है उतना 15% के करीब रख सकते हैं। और जो लोग 25% के ऊपर फॉल कर रहे हैं, यानी कि ओवरवेट और ओबीस लोग, वो अपना कैलोरी डेफिसिट 25 to 30% रख सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा ही ओबीस हैं, अबव 30%, तो आप अपना कैलोरी डेफिसिट भी 30% से ज़्यादा रख सकते हैं। आपकी बॉडी तब भी मसल गेन कर पाएगी। अपना कैलोरी डेफिसिट एग्जैक्टली कैसे सेट करना है, इस पर हम पूरा वीडियो कर चुके हैं फैट लॉस सीरीज का एपिसोड 3, मैं नीचे लिंक कर दूंगा। सेकंड, बात करते हैं ट्रेनिंग की। ऑल्दो सेकंड नंबर पे बात कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंस इसकी सेकंड नंबर पे है। अच्छा न्यूट्रिशन रखने से आपका फैट लॉस होगा और आपका मसल ग्रोथ प्रोसेस सपोर्ट हो पाएगा, पर मसल ग्रोथ होने का डायरेक्ट कॉज होगा इफेक्टिव ट्रेनिंग स्टिमुलस। अगर आप कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं तो आपकी बॉडी के पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन ही नहीं है मसल ग्रोथ कराने के लिए। चाहे आपका न्यूट्रिशन कितना ही बढ़िया हो, आपकी बॉडी मसल गेन नहीं करेगी। इनफैक्ट कैलोरी डेफिसिट में आप रह रहे हैं तो फैट लॉस के साथ आपका मसल लॉस होने लगेगा। यूं समझिए कि ट्रेनिंग आपकी इज द इंजन फॉर योर बॉडी रिकॉम्पोजिशन, क्योंकि ट्रेनिंग के बिना मसल ग्रोथ ट्रिगर ही नहीं हो सकता। न्यूट्रिशन सपोर्ट करेगा मसल ग्रोथ को जब आपका मसल ग्रोथ ट्रिगर हो जाए ट्रेनिंग से। कॉन्स्टेंटली आपकी बॉडी पे डिमांड इंपोज होनी चाहिए एडेप्टेशन की थ्रू सम एक्सटर्नल स्टिमुलस, और ये डिमांड इंपोज करने के लिए हम जाते हैं जिम। हफ्ते में 3 से 5 बार हार्ड ट्रेनिंग करते हैं। अब इन 3 से 5 दिनों में आपको करना क्या है जिम में? 4 बेसिक पिलर्स का आपको ध्यान रखना है व्हेन इट कम्स टू इफेक्टिव ट्रेनिंग। पहला, इंटेंसिटी। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, यू हैव टू ट्रेन हार्ड। ट्रेन हार्ड का मतलब है सफिशिएंट इंटेंसिटी होनी चाहिए आपके वर्कआउट्स की। आसान भाषा में, कितना क्लोज आप पुश कर रहे हो अपने फेलियर के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके प्रोग्राम में लिखा था 3 सेट्स ऑफ 12 रेप्स और आपने 12 रेप्स करके वेट नीचे रख दिया, पर वहां आप 10 रेप्स और कर सकते थे। देन दैट इज नॉट हार्ड ट्रेनिंग। आपको वेट ही इस तरह चूज करना है कि आप अपने गिवन रेप रेंज में फेलियर के करीब पहुंच जाएं। मतलब अगर मैं वहां पे बंदूक आपके सर पे रख के खड़ा हूं तो भी 2 रेप से ज्यादा नहीं होने चाहिए। दैट इज हार्ड ट्रेनिंग एंड दैट विल इम्पोज द डिमांड ऑन योर बॉडी टू अडेप्ट विथ मसल ग्रोथ। सभी एक्सरसाइज आपकी कहीं ना कहीं होनी चाहिए 6 to 15 की रेप रेंज में विथ सफिशिएंट इंटेंसिटी। पूरा वीडियो कर चुके हैं हम हाई रेप वर्सेस लो रेप ट्रेनिंग पे, मैं नीचे लिंक कर दूंगा। दोस्तों इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है, पर आपकी टोटल वर्क वॉल्यूम भी इंपॉर्टेंट है। मतलब हाँ, आपको अपने सेट्स फेलियर के करीब पुश करने हैं, पर कितने सेट्स करने हैं? क्या केवल 3 सेट्स करेंगे अगर आप अपने चेस्ट के पूरे हफ्ते में 3 सेट्स मार लिए बेंच प्रेस के, क्या वो सफिशिएंट है? नहीं। एक्सरसाइज साइंस में तमाम जितनी भी स्टडीज हैं वो बताती हैं कि आपको पर वीक 10 to 15 हार्ड सेट्स करने हैं पर मसल ग्रुप टू ऑप्टिमाइज द मसल ग्रोथ। तीसरा पिलर, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, यानी टाइम के साथ साथ आपको अपना स्टिमुलस भी बढ़ाना है। सेम वॉल्यूम और सेम इंटेंसिटी आपको जिंदगी भर ग्रोथ नहीं करा पाएगी। कुछ ही टाइम में आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेगी मसल और स्ट्रेंथ बिल्ड करके, और वो सेम स्टिमुलस ग्रोथ ट्रिगर नहीं करेगा। फिर आपको स्टिमुलस बढ़ाना होगा। प्रोग्रेसिव ओवरलोड आप कर सकते हैं वेट थोड़ा सा बढ़ा के या फिर सेम वेट पे रेप्स बढ़ा के। पूरा वीडियो जरूर करेंगे कैसे आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड अपने प्लान में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक शॉर्ट नोट ये कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज समथिंग जो अपने आप होगा। अगर आप ट्रेन हार्ड कर रहे हैं, अपने वर्कआउट्स ट्रैक कर रहे हैं और हर वर्कआउट में अपने आप को पुश कर रहे हैं, तो नेचुरली आप अपने आप ही स्टेप वाइज ऊपर चलते जाएंगे। धीरे धीरे वेट बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे रेप्स बढ़ाते जाएंगे। जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड आप करते नहीं हैं, वो होता है अपने आप अगर आपका ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन और रिकवरी कंसिस्टेंटली ऑन पॉइंट है। ये जो 3 ट्रेनिंग पिलर्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं ब्रीफली, ये सेम ही रहते हैं दोस्तों, चाहे आपका गोल कटिंग हो, बल्किंग हो या बॉडी रिकॉम्पोजिशन हो। द मेंटालिटी इज ऑलवेज टू ट्रेन हार्ड, गिव योर बेस्ट एंड ट्रेन फॉर स्ट्रेंथ। कैलोरी बैलेंस और ट्रेनिंग के बाद बात करते हैं
तीसरे पॉइंट की, आपका प्रोटीन इनटेक। दोस्तों अगर आपकी डाइट में सफिशिएंट प्रोटीन नहीं है तो आप अपना जिम में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कैलोरी सरप्लस आपका मसल ग्रोथ सपोर्ट करेगा, लेकिन मसल ग्रोथ के लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए ना आपको। दीवार बनानी है तो उसके लिए ईंटें तो चाहिए, तभी तो मजदूर अपनी एनर्जी लगा पाएंगे। ये ईंटें हैं आपकी अमीनो एसिड्स जो मिलती हैं सफिशिएंट प्रोटीन इनटेक से। मेक श्योर कि आपकी डाइट में 1.6 to 2 ग्राम्स पर केजी ऑफ प्रोटीन इनटेक है। पूरा वीडियो कर चुके हैं हम ऑन 7 टिप्स जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डाइट में प्रोटीन इनटेक बढ़ाने के लिए। वीडियो में नीचे लिंक कर दूंगा। चौथा आइटम, स्लीप। इनफैक्ट देयर इज़ नो फिटनेस विदाउट स्लीप। ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं पर न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग आपका चल रहा है तो आप फिट हो जाएंगे। नॉट पॉसिबल। चाहे आपका फिटनेस गोल फैट लॉस हो, मसल गेन हो, बॉडी रिकॉम्पोजिशन हो या केवल इंक्रीज परफॉर्मेंस हो, सफिशिएंट हाई क्वालिटी स्लीप इज नॉन नेगोशिएबल। इनफैक्ट हमारे पास सफिशिएंट रिसर्च अवेलेबल है जो बताती है कि पुअर स्लीप से ना सिर्फ आपका फैट लॉस स्लो हो जाता है, साथ के साथ आपका मसल लॉस भी होने लगता है। पुअर स्लीप के कारण आपकी बॉडी ज़्यादा कॉर्टिजोल प्रोड्यूस करने लगती है जो कि है आपका स्ट्रेस हार्मोन, और कम टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने लगती है जो कि है आपका मेजर एनाबॉलिक हार्मोन। यानी इन टोटल आपकी बॉडी में एक ज़्यादा कैटाबॉलिक इन्वायरमेंट बनने लगता है। कैटाबॉलिक इन्वायरमेंट में आप मसल गेन नहीं कर सकते, और मसल गेन के लिए हमें चाहिए था इसका ऑपोजिट, एक एनाबॉलिक इन्वायरमेंट, यानी कि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा, कॉर्टिजोल कम। इनफैक्ट इस रिसर्च स्टडी में देखा गया है कि जो लोग केवल 4 से 6 घंटे सोते हैं वो 50% कम फैट लॉस करते हैं और 50% ज़्यादा मसल लॉस करते हैं सेम डाइट और ट्रेनिंग प्रोग्राम पे। देख लीजिए कितना बड़ा डिफरेंस है। 7 से 9 घंटे की हाई क्वालिटी स्लीप नॉन नेगोशिएबल। पूरा वीडियो कर चुके हैं कैसे आप अपनी स्लीप की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं बाय फॉलिंग फास्ट इनटू योर डीप स्लीप। लाइफस्टाइल डिज़ाइन सीरीज़ का पहला एपिसोड था, नीचे लिंक कर दूंगा। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस कर ली दोस्तों, तो यहाँ एक समरी बनती है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हमने डिस्कस किया कि बॉडी रिकॉम्पोजिशन केवल 4 केसेस में हो सकता है। पहला, अगर आप एक बिगिनर हैं विथ हाई बॉडी फैट परसेंटेज, यानी कि फैट और ओबीस कैटेगरी, मोर देन 25% बॉडी फैट फॉर मेन। दूसरा, अगर आप एक बिगिनर हैं विथ मॉडरेटली हाई बॉडी फैट परसेंटेज, यानी स्किनी फैट कैटेगरी में 15 to 25% फॉर मेन। तीसरा, अगर आप एक डीट्रेन्ड इंटरमीडिएट या एडवांस लिफ्टर हैं जो एक ब्रेक के बाद वापसी कर रहे हैं अपनी ट्रेनिंग की तरफ। और चौथा, अगर आप एक कैजुअल ट्रेनीज रहे हैं कुछ सालों से, तो ऐसे में आप अभी भी बिगिनर स्टेज में ही फॉल करेंगे और आपकी बॉडी अभी भी बॉडी रिकॉम्पोजिशन के लिए आइडियल है। बस यही वो 4 केसेस होते हैं जहां आपकी बॉडी डेस्परेट होती है मसल गेन करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे मैं एक छोटा सा नोट ऐड करना चाहूँगा कि बॉडी रिकॉम्पोजिशन जो है बिगिनर्स में, इट्स नथिंग बट कटिंग स्मार्टली। मतलब मैं अलग से बॉडी रिकॉम्पोजिशन वर्ड यूज़ करना अवॉइड करता हूँ, मैं कटिंग ही बोलता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से दिस इज़ द ओनली वे अ बिगिनर शुड गो अबाउट द कटिंग प्रोसेस, बाय फॉलोइंग एन इफेक्टिव ट्रेनिंग प्लान, बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट कैलोरी डेफिसिट अपने बॉडी फैट परसेंटेज के हिसाब से, एंड गेटिंग इनफ स्लीप। बेसिकली यू आर प्लेइंग योर कार्ड्स राइट। और ये जो कार्ड्स हैं बॉडी रिकॉम्पोजिशन के, ये सिर्फ बिगिनर्स के पास ही होते हैं, ये इंटरमीडिएट एडवांस लोगों के पास नहीं होते। इंटरमीडिएट्स और एडवांस स्टेजेस में बेस्ट है कि आप कटिंग और बल्किंग पे सिंगल माइंडेडली ही फोकस करें, बॉडी रिकॉम्पोजिशन की उम्मीद ना रखें। अक्सर जब क्लाइंट्स मुझसे कहते हैं कि सर मुझे कटिंग नहीं करनी, आप बॉडी रिकॉम्पोजिशन का बताओ, तो मैं ये कहता हूँ कि बॉडी रिकॉम्पोजिशन आप कुछ अलग से करने नहीं जाओगे, जस्ट स्मार्टली कट करो, बॉडी रिकॉम्पोजिशन अपने आप हो जाएगा। अलग से बॉडी रिकॉम्पोजिशन वर्ड इंट्रोड्यूस करने से लोगों को कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। अगर केवल कटिंग और बल्किंग की बात करें, ऑल्सो अगर आप इन 4 में से किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, एंड चांसेस आर कि आप कर रहे होंगे, तो ये है वो चेकलिस्ट कि क्या चीज़ें आपको मेक श्योर करनी है अपने वर्कआउट प्लान में और अपने डाइट प्लान में। स्क्रीन पॉज करके एक बार वापस देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी मदद हुई होगी और आपको क्लैरिटी मिली होगी कि अपनी फिटनेस जर्नी में आगे क्या करना है। कटिंग और बल्किंग पे हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, मैं यहाँ लिंक कर दूँ अगर आप देखना चाहें तो। और इसके अलावा फैट लॉस सीरीज़ हम अलग से पूरी बना चुके हैं जहाँ हमने पूरा डाइट प्लान बनाया था स्टेप बाय स्टेप, वो मैं यहाँ लिंक कर दूंगा अगर आप देखना चाहें तो। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर देते जाइएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आप बॉडी रिकॉम्पोजिशन के लिए क्वालिफाई करते हैं या फिर आप ऑलरेडी एक इंटरमीडिएट या एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं। इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन रहता है इस टॉपिक के अराउंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।